वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। कश्मीर में मुसलमानों के साथ साथ सिख और हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरों के बीच जो स्थिति पिछले 5 दिन में घाटी में बिगड़ी है, उसको सुधारने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। घाटी में आतंक की गतिविधियों को लेकर ये स्थितियां बनी कि हाई लेवल मीटिंगें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। स्थिति ऐसी है कि इसी कड़ी में ऑपरेशन ऑल आउट के चलने के बावजूद कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लिया गया आतंकवादियों की ओर से, जिसमें 5 दिन में 7 नागरिकों को टारगेट पर लेकर मौत की नींद सुला दिया। पहले एनएसए डोभाल के साथ अमित शाह की मीटिंग, उसके बाद आज दिल्ली में मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल हैं उनको तलब कर दिया गया है और वहां पर उनसे मुलाकात की जा रही है। इसी को लेकर बैठकें हो रही हैं, जिसमें आईबी और एनएसए डोभाल की मीटिंग जारी है। इन सब के बीच में यानी कि इस पूरी गतिविधियों को लेकर अब पूरी तरीके से मुस्तैदी नजर आती है और यही वजह है कि एनएसए डोभाल, मनोज सिन्हा, अमित शाह हाई लेवल की मीटिंगें लगातार की जा रही हैं। ऐसा ही खौफ उन लोगों को है, मतलब जो यहाँ पे मतलब पंडित लोग हैं या सिख लोग हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये कौन लोग कर रहे हैं जी। बिल्कुल हम इसको बिल्कुल कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भाईचारा है। हम एक ही थाली में सभी लोग खाते थे, बैठते थे। ये बिल्कुल गलत है, इंसानियत के खिलाफ है ये। हम इसको बिल्कुल कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सरकार को इस चीज़ को लेकर, जिससे सरकार को इसके लिए मतलब कदम उठाने चाहिए। जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको मतलब अरेस्ट करना चाहिए, जेलों में भर रहना चाहिए। तो एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, यही वजह है कि अलग अलग जो स्थितियां पूरे घाटी के अंदर, कश्मीर के अंदर बिगड़ी हैं, उस हालात को 1990 में अगर ले जाने का प्रयास आतंकवादियों की ओर से किया जा रहा है तो उससे निपटने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। 7 नागरिकों को निशाना बनाया गया। 5 दिन के अंदर घाटी में फिर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी। 2 अक्टूबर को सुरक्षा बलों के मददगार अहमद गोजरी की हत्या कर दी गई। घाटी में यह स्थिति है कि 5 अक्टूबर को 1990 से डटे हुए कारोबारी माखनलाल और वीरेंद्र की भी हत्या की गई है, जो घाटी छोड़कर गए नहीं। शफी लोन को 5 अक्टूबर को आतंकियों ने निशाना बनाया था, वो भी आतंकवादियों के निशाने पर रहे। 7 अक्टूबर को स्कूल में घुसकर टीचर और प्रिंसिपल को मौत के घाट आतंकवादियों की ओर से उतारा गया। अब इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग है। घाटी में बिगड़े हालातों से निपटने के लिए लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही हैं। टारगेट किलिंग पर रणनीति बनाने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। हम आपको बता दें, 370 हटने के बाद पहली बार अमित शाह कश्मीर जाएंगे। हालांकि वो तारीख तय हुई नहीं। हर आतंकवादी घटना से निपटने की पूरी तैयारी के लिए सरकार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आतंकी संगठनों को उनकी औकात दिखाने के लिए एक रूपरेखा भी जो है वो बनाई गई। सुरक्षा एजेंसियों को, सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर कर दिया गया है। घंटों चली अधिकारियों के साथ बैठक में अमित शाह मौजूद रहे, अजीत डोभाल मौजूद रहे और अभी का अगर जिक्र करें जो कि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, वो मनोज सिन्हा, आईबी के चीफ, एनएसए डोभाल, एनएसए चीफ और अमित शाह खुद इसमें मौजूद हैं और आगे की रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर किया गया है और अभी इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है घाटी के अंदर, उससे निपटने की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजीव श्रीवास्तव जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। राज पुंज जी है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। नरेश शर्मा जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और संजय त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं अनीता जी। लगता है अनीता जी से हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पा रहा। नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। सबसे पहले उनसे वार्ता कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नरेश जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि घाटी में जो हालात 1990 के बाद से बिगड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं, अचानक से ये स्थितियां क्यों बनी
और इसको लेकर सरकार जो लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अभी भी मनोज सिन्हा दिल्ली तलब उनको किया गया, उनसे बातचीत हो रही है जी। हेमंत जी, 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर खित्ते में, जब जब कश्मीरी पंडितों की वापसी, उनके पुनर्वास को लेकर कोई भी कदम जब उठाया जाता था या जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाती है, तब तब जो आतंकवादी हैं या वो जो अलगावादी हैं वो काफी सरगर्म हो जाते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगा था। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि जमीनी स्तर पर जो बदलाव है वो देखा गया था। उससे पहले आतंकवादी क्या करते थे कि लगातार 2-2 महीने तक हड़ताल का आह्वान करते थे, 2-2 महीने तक लगातार कंप्लीट शटडाउन जम्मू कश्मीर में रहता था। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद पर अंकुश लगा। वो जो अलगाववादियों की काल पर जो कंप्लीट शटडाउन हो जाता था वो नहीं होता था। तो आतंकवादी इस बात को लेकर बौखला गए। उनको अपनी प्रिजन शो करने, प्रिजन से उनकी जो कश्मीर में शो करने के लिए वो छटपटाने लगे। और जब जब कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में होने लगी, तब तक आतंकवादियों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया जिससे कश्मीरी हिंदू समाज के जो लोग हैं उनके मन में जो डर है। नरेश जी, अभी वो माहौल नजर आता है क्या ऐसी स्थिति है कि एक विशेष समुदाय पर टारगेट करने का प्रयास है, जैसे कि सिख और हिंदुओं को लेकर प्रदर्शन भी हमने देखा पिछले कई दिनों से हो रहा है, क्योंकि हुना की स्थितियां इस वजह से बनी है कि 5 दिनों में 7 नागरिकों को निशाने पर लिया गया और ये एक प्री प्लान तरीके से सारे प्रोसीजर को अपनाया गया है। लगता है आपको कि एक वापसी करने का प्रयास आतंकी गतिविधियों में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये प्री प्लान पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ दिन पहले जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनकी वापसी को लेकर एक कदम उठाया था, बड़ा कदम उठाया था। दरअसल एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी और जिसमें जो जमीन जिन कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में छूट गई थी वो जमीन उनको वापस दिलाने की ये प्रक्रिया है वो आरंभ की गई थी। और इस पोर्टल के जरिए, उस कदम के जरिए, इस प्रक्रिया के जरिए करीब 1000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में उनकी जो जमीन थी जो छूट गई थी वो उनको दिलाई गई। और इसी बात से आतंकवादी बौखला गए। दरअसल जब से अनुच्छेद 370 हटा है, जब कश्मीर खित्ते में खास करके एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि यहाँ पर बाहरी लोग आ जाएंगे, यहाँ पर हिंदू कॉलोनियां बसा दी जाएंगी और जो मुकामी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा, उनकी जो दुकानें हैं वो छीन ली जाएंगी, उनकी जो जमीनें हैं वो छीन ली जाएंगी। एक तरीके का जो नैरेटिव है वो सेट कर दिया गया। लेकिन हमारे जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड वहां की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो लोकल जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं, उनकी तरफ से जो रुख अख्तियार किया जाना चाहिए था वैसा रुख अख्तियार नहीं किया गया। क्योंकि अभी भी वो आतंकवाद को आतंकवाद नहीं कह पा रहे हैं। उनके लिए आतंकवादी अभी भी जो है, जिसे कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन है। अगर हम अनआइडेंटिफाइड गनमैन की शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको आतंकवादी नहीं कह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, ये हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसका फेलियर है, ये हमारा जो राजनीति। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ नरेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से जुड़ गई हैं। अनीता जी, ये एक जो बड़ा फेलियर की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि 370 हटने के बाद स्थितियां वहां पर सामान्य हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्थितियां वैसी अभी तक लौटी नहीं है जिसकी आशंकाएं, उम्मीदें वहां की आवाम कर रही थी। स्थिति ऐसी है कि 5 दिन के अंदर 7 नागरिकों को आतंकवादी गतिविधियों में उनकी जान चली जाती है, उनको मार दिया जाता है। क्या कहेंगे अनीता जी? सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो क्या जवाब? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अब ये कमजोर सरकार नहीं है। पहले कमजोर सरकार होती थी, आतंकवादी आते थे, आपके यहाँ पे हमला करके चले जाते थे और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। यहाँ पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया भी गया है आतंकवादियों को, और वहाँ पे आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात सही है कि कश्मीर पंडितों को जो हम बसाने की वहाँ बात कर रहे हैं, कश्मीर बसाने, उससे उन लोगों को दिक्कतें होने लग गई हैं, वही दिक्कतें जो सामने। लेकिन यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। धारा 370 खत्म हो चुकी है, सारा एक कानून है, एक राष्ट्र है, एक देश है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे कोई भी अगर आतंकवादी इस तरह का कार्य करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने पहले भी जवाब दिया है, जो आतंकवादी आए हैं उनके वहां जाकर आज भी आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा।
अमित शाह जी कश्मीर दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ देखने आ रहे हैं, वो स्वयं जाएंगे, देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है हमारी सेना के ना हाथ बंधे हैं, ना उनको रोका जाएगा। उनको उनके हिसाब से छोड़ेगा कि वो जिस हिसाब से चाहे वह कर सकते हैं। ये छूट जो हमारी सरकार ने दी हुई है वो हमारे देश के सबसे अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भूल जाए कि आतंकवादी को बख्शा जाएगा। एक आतंकवादी का जो भय होता था पहले, हमने देखा आप संतुष्ट हैं अनीता जी, आप संतुष्ट हैं कि देश के गृह मंत्री 370 हटने के बाद अनीता जी, ओके अनीता जी, मेरा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है अनीता जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं ये कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 370 हटने के बाद पहली बार, अक्टूबर में वो तारीख क्या है नहीं मालूम, लेकिन 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जाएंगे। क्या ये ठीक लगता है, संतोषजनक है? जब स्थितियां बिगड़ने लगे, हालात खराब होने लगे, तब गृह मंत्री वहां पर जाएं, हालात का जायजा लें, या फिर वहां के उपराज्यपाल को दिल्ली तलब कर लें? ये स्थिति है। देखिए ऐसा है, गृह मंत्री जी के पास सारे का पूरा देश का कार्यभार, वो सब जगह जाते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर की सारी समस्याओं का समाधान उनके ही नेतृत्व में हुआ है, आपको अच्छे से मालूम होगा। और इधर आप देख रहे हैं कि काफी कभी कहीं का चुनाव, कभी कहीं का चुनाव, सब जगह कार्यों में लगे हुए हैं। अब जो उनको समय मिला है तो वो कश्मीर भी जाएंगे। वो पूरे देश में सब जगह जाते हैं, सब जगह दौरा करते हैं, सबका जायजा लेते हैं, बराबर मीटिंग करते हैं, बराबर कार्य करते हैं। गृह मंत्री इतने मजबूत गृह मंत्री हैं कि आतंकवादियों को ढेर वहीं पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता रही हूँ कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, ये 100% होगा। ये आप देख लीजिएगा, आपको 2-4 दिनों के अंदर मिल जाएगा कि आतंकवादियों को वापस साफ कर दिया गया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ये अब नहीं चलेगा। कमजोर सरकार नहीं है मोदी जी की सरकार, एक सशक्त सरकार है और जो मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। वो कहती है पहले छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी सरकार का दावा है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो मेरे सवाल का जवाब अनीता जी मेरे को मिला नहीं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। संजीव जी, जो स्थिति घाटी में एकदम से बिगड़ी है, उसको सुधारने या फिर उसको वापस पटरी पर लाने में सरकार जो है प्रतिबद्ध है, होना भी चाहिए। लेकिन सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनका एक फेल्योर भी यहाँ पर क्या निकलकर सामने आता है कि 5 दिन में 7 नागरिक मार दिए जाते हैं। और अब हाई लेवल मीटिंग तो हो रही है, लेकिन हाई लेवल मीटिंग को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? क्या ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत ज्यादा हालात बिगड़ गए 1990 के बाद अब एकदम से? जी देखिए, जहां तक आपने जो प्रश्न किया, थोड़ी आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। जी जी। लेकिन जो मैं समझ पाया, आप ये पूछ रहे हैं कि जो इस समय की जो मीटिंग्स चल रही हैं, उसका किस तरीके का उसका अप्रोच है। हाँ। तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जो वर्तमान की जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसकी जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो 0 टॉलरेंस की है जी। और जिस भी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और जो भी आतंकी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें निसंदेह नेस्तनाबूद किया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसके लिए जो अभियान है वो चल रहा है, लगातार इनकी तलाश जारी है और जाहिर है कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो सरकार है आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलती है। और वर्तमान समय में आप देखें तो पूरे विश्व में जो भारत है वो आतंकवाद के मुद्दे पे एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में सामने आया है। अभी हाल में ही आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की, उस दौरान भी उन्होंने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर विशेष रूप से अमेरिका के साथ चर्चा हुई है। और जो भी जैसी भी स्थितियां डेवलप होंगी, उसमें भारत स्वयं से भी कार्रवाइयां करेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी मिलकर के, जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनके साथ मिलकर के भी भारत कार्रवाइयां करेगा। तो मुझे लगता है ये सरकार का अप्रोच बिल्कुल सही है और सरकार बिल्कुल ठीक तरीके से पूरी आतंकवाद की घटना को डील कर रही है। नहीं संजीव जी, क्या ये जो स्थिति इस वक्त नजर आती है, अचानक से ये सारी चीजें हो नहीं सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 1990 के बाद अचानक से जो ये हालात बिगड़े हैं, ये क्या प्री प्लान है? और अगर है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी जी। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? चल ठीक है संजीव जी, मैं एक बार फिर वापस आपके पास लौटता हूं क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। अनीता जी, सवाल मेरा जो था मैं वही उसी पर आना चाहता था, लेकिन नरेश जी को एक बार फिर से जोड़ लेता हूं मैं। नरेश जी, क्या
एक स्थितियां अगर बनी हुई हैं ऐसी 1990 के बाद जो ये आलम बना है, इसको किस तरीके से देखें? क्या समझें कि 1990 के बाद अचानक से ये तो हो नहीं सकता? क्या कोई एक बड़ा प्लान इसके पीछे है? अगर कोई नेटवर्क है तो उस तक नहीं पहुंचा गया, ये मान लें? निर्वात नहीं हो पाया। दरअसल कुछ समय पहले सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत वहां पर कुछ विस्थापित कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी, करीब 3000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी, लेकिन वो कश्मीरी पंडित भी सही तरीके से वहां पर नौकरी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको खौफ है। दरअसल सरकार ने उनको नौकरियां तो दे दी, लेकिन उनको सुरक्षा को लेकर उनकी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि बार बार जब भी वहां पर उनको घुसाने की बात करती है तो कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्री प्लान है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमारे जो नेता हैं वो खुलकर आतंकवाद की निंदा नहीं कर पा रहे, और कोई ह्यूमन राइट जो संस्थाएं हैं वो इसके लिए आगे नहीं आती। दरअसल जब भी जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर खित्ते में, जब सुरक्षा बलों की जब ज्यादा संख्या में, अधिक गिनती में सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, तो कई सारी संस्थाएं, कई सारे ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं वो खड़े हो जाते हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अब हेमंत जी देखिए, कितनी जो हैरानी की बात है कि कोई भी मानवाधिकार जो संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो काम करती हैं, वो सारी चुप्पी साधे इसको ऐसे भी देखिए नरेश जी कि जहां पर जिसको लेकर राजनीतिक दलों को फायदा होता नहीं तो वहां पर वो लोड लेते नहीं। अभी फिलहाल माइलेज लखीमपुर खीरी से मिलेगा तो लोड वहीं पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लखीमपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर एक जो पॉलिटिकल जो पर्यटन है, एक टूरिज्म शुरू हो गया है, लेकिन अगर श्रीनगर की जाए तो वहां पर उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। मैं वीके न्यूज को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने, खास करके आप लोग बार बार जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, जो हिंसा हो रही है कुछ दिनों से, आप उस बात को उठा रहे हैं और भी कई मीडिया हाउसेज उठा रहे हैं, लेकिन उस पर खुलकर तो चर्चा ही नहीं हो रही। बात हो रही है लखीमपुर खीरी की, जब और दूसरे मुद्दों की बात होती है। सोचिए अगर यही घटना देश के किसी अन्य हिस्से में कुछ हुई होती या किसी अन्य समुदाय के साथ हो रही होती, तो तब क्या हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, सो कॉल्ड जो हमारा नेशनल मीडिया है, वो क्या कर रहा होता, और जो हमारे सो कॉल्ड जो सेकुलर लोग हैं वो क्या कर रहे होते, या उनकी तरफ से कैसे बयान आ रहे होते। लेकिन अब जो जिस तरीके का जो खामोशी है अख्तियार की गई है, उस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि कश्मीरी जो समाज है, जो हिंदू समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसको लेकर आज तक किसी ने खुलकर जो है वो सामने उनके समर्थन में नहीं आया है। और उसी का ये नतीजा है कि बार बार जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अपनी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो पा रहे हैं। नरेश जी, लेकिन एक सवाल मेरा जो मैंने आपसे पहले ही पूछा, अनीता जी से भी मैंने इसका सवाल जानने का प्रयास किया कि जवाब वो दे दें, लेकिन शायद उन्होंने दिया नहीं या फिर वो देना चाहती नहीं। मेरा सवाल ये कि क्या ये जो स्थिति बनी है इस वक्त, उसमें सरकार की जो भूमिका है या फिर सुरक्षा एजेंसीज की जो भूमिका है वो ठीक है, सही दिशा में चल रही है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नजर आती है? क्योंकि एक तरफ बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन बैठकों का फायदा क्या जब धरातल पर सब कुछ ठीक दिखे नहीं। एक बड़ा अहम सवाल था मेरा कि अमित शाह को क्या 370 हटने के बाद अब जाना चाहिए? क्या इतना टाइम बीत गया, तब तक उनको वहां पर नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसी स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को उम्मीद है कि अगर कुछ गृह मंत्री की तरफ से कुछ मीटिंग की जा रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और दूसरे जो अधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो लोगों को एक उम्मीद है। लेकिन जब तक कोई ठोस नतीजा या कोई जिसके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो सामने नहीं आते, तो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता हेमंत जी, क्योंकि मीटिंग से कुछ हासिल नहीं होता। जो ग्राउंड सिचुएशन है, अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, राजपुंज जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। राजपुंज जी, किस तरीके से फिलहाल वर्तमान की स्थिति घाटी को लेकर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन बैठकों के बावजूद भी वहां पर गतिविधियां जो है वो कम होती नजर नहीं आती, और इसको वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो उठाते रहते हैं कि 370 हटने के बावजूद भी क्या कुछ वाकई घाटी शांत हो गई? वहां तो अशांति आज भी है। जी जी हेमंत जी, देखिए सर्वप्रथम जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि इस समय जो सरकार वहां पर जो कार्य कर रही है
हाँ। वो काफी है या ना काफी है। हाँ। सबसे बड़ी बात, हम इसकी बैकग्राउंड पे थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो आतंकवादी वहां कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये कैसे आतंकवादी हैं, और कुछ दिनों पश्चात, कुछ दिनों से पहले ये जो आतंकवादी थे किस तरह के थे। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी है, ये प्योर बिल्कुल सही रूप से इसको जाना गया है। ये पाकिस्तान से ही सब एड मिलती है, चाहे लोकल भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और दूसरा, पहले क्या होता था, ये आतंकवादी वहां के जो विलेजेस हैं, जैसे बड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग है, उसके पीछे जंगल है, वहां पर ये रहते थे। वहां से ये अपने कार्य करने आते थे, ये आर्मी के काफिले के ऊपर हमला करते थे, AK-47 और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से हमला करते थे। अब क्या हो गया है, अब ये लोकल लेवल पे जो वहां रोज के रूटीन में कार्य कर रहे हैं, जैसे आम नागरिक है, वहां पे कश्मीरी कोई लड़का है जो काम करता है, दिन में कहीं काम करने जाता है, और अगले दिन कहता है मेरे पेट में दर्द है, या कोई भी बहाना मारता है, वो काम पे नहीं जाता। अगले दिन वो कहां जाता है, वो पिस्टल उठाता है, जिसको उसको जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा नजर आए, अपने फिल्म वगैरह वो पहनते हैं, उसके अंदर उसको रख लेता है और उसको जाकर वो वारदात को अंजाम दे देता है। इस प्रकार की जिसपे इस समय हमला किया जा रहा है, चाहते ही नहीं है कि वहां पे शांति हो। सरकार के तो कदम है, सरकार की हुक्म करे, सरकार के कदम। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने चारों तरफ से हमें बाहर से जो अब क्या कर रहे हैं, ड्रोन से भी कर रहे हैं, वहां कल रात को भी पकड़ी गई है ड्रोन से। इन्होंने पाया गया कुछ बॉर्डर के ऊपर कि ड्रोन के ऊपर से पिस्टल पाई गई है, तो ड्रोन से जो पिस्टल फेंक रहे हैं उनको ये लोग वहां से उठा लेते हैं और उसके बाद काम पे लग जाते हैं। ये इस समय रोकना सरकार के बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए अमित शाह जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जा रहे हैं, शायद 20 या 25 तारीख अक्टूबर में जाएंगे। और इस पे देखिए, और अजीत डोभाल जी भी काफी इस चीज में संज्ञान ले रहे हैं। तो इसको रोकना बड़ा सरकार के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकल के अंदर से आतंकवादी को छांटना तो बहुत ही मुश्किल है। अब ये समझ लीजिए चाय बन चुकी है, अब उसके अंदर दूध डल चुका है, उसको बाहर कैसे आप निकालेंगे, कहानी ये है। ठीक है, लेकिन जो सपोले हैं उनका किस तरीके से खात्मा किया जाए, ये बड़ा अहम है राजपूत जी। तो इसको कैसे समझें, क्योंकि अब तो वक्त हो चला है, 370 हटने के बावजूद भी अगर स्थितियां नहीं बेहतर हो पा रही हैं, तो फिर सवाल अगर विरोधी दल के नेता उठाते हैं तो फिर जवाब तो सरकार को ही देना होगा कि अब तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आप ही हैं, उसके बावजूद ये स्थितियां क्यों बनी हैं? देखिए हेमंत जी, स्थितियां इसलिए बन गई हैं क्योंकि देखिए सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, मैं केंद्र सरकार की तारीफ करूंगा कि कश्मीर में इस समय डेवलपमेंट का कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। आप देखिए वहां पे टनल बन रही हैं, ऐसे ऐसी टनल है जो जाके जोजिला पास की तरफ टनल बन रही है, जो एक अपने आप में ऐतिहासिक है, जो 3-4 साल पहले ही अपने 2026 का उसका कंप्लीशन था, शायद 2023 में हैंड ओवर हो जाएगी देश को। और वो टनल है, वो रास्ता बड़ा ही हमारे आर्मी के लिए भी काफी मतलब दुर्गम क्षेत्र कहा जाता है उसको, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बार बार पत्थर वहां से गिरते हैं। दूसरा, वहां पर आतंकवादियों की जो चिंता का जो विषय है इस समय सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम नागरिकों को हर्ट किए बिना, उनको नुकसान करे बिना, उसको कैसे उनमें से निकाला जाए उन लोगों को। क्योंकि होता क्या है, जब ये हमला करते हैं वो किसी ना किसी घर में छुप जाते हैं जाके, और घर में छुप जाते हैं तो फिर लास्ट में एक वार्निंग दी जाती है कि आप बाहर निकल आइए, इनको बाहर या हमारे हैंडओवर कर दीजिए, इस प्रकार से करिए। लेकिन वो नहीं करते तो लास्ट में घर को ही उड़ाना पड़ता है, तो उसमें जान माल की हानि है। तो इसलिए सरकार का चिंता का विषय, नहीं तो सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करने पे अगर आए तो सरकार की नीति के ऊपर भी इस चीज पे देखना पड़ेगा, और आम नागरिक को बचाए बिना किस प्रकार से कार्य करती है इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, अनीता जी कुछ कहना चाह रही है, इसमें जोड़ना चाह रही है, अनीता जी कहिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनको ये चीज नहीं दिखाई देती, ना वो इस पर बोलेंगे। अभी आप देखिए लखीमपुर की घटना पे ये बात सही उन्होंने बोली है कि सारे लोग वहाँ पे उसके ये बोल लगे, अब आतंकवादियों को कश्मीर में इतना कर हो रहा है, लेकिन कोई भी विपक्ष इसमें नहीं बोलेगा, सब चुप्पे ही साधे, क्योंकि वो आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग हैं। पर यही सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। यही कमी को दूर करना है कि कम से कम आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होकर सामने आना चाहिए, एकजुट होकर बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये इस चीज का विश्वास दिलाती हूँ जनता को, कश्मीर को, सबको, ये सरकार मजबूत सरकार है। ये सरकार जो है मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है। बहुत जल्द इसका निर्णय हो जाएगा, आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ेगी। ये वो सरकार नहीं है जो चुप्पी साधे बैठी रहेगी। ठीक है, लेकिन अनीता जी फिर सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो स्थितियां उस वक्त बनी 370 हटने के बाद, ये तक जिक्र कर दिया गया कि जो कश्मीरी भाई हैं उनको वो हक जो छीन लिया गया था वो दिलाने का प्रयास होगा, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ तो आलम यह है
कि टारगेट पर कश्मीरी लोग जो पिछले कई सालों से बसे हुए हैं, 1947 से बसे हुए व्यापारियों को कुचला जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है, उनको टारगेट पे लिया जा रहा है। तो ये डर और भय खत्म कैसे हो? ये डर भय खत्म हो तब कोई वहां पर आने की दिशा में आगे बढ़े। यहाँ तो डर भय बरकरार रखने का प्रयास आतंकी संगठन कर रहे हैं। हेमंत जी, मैं आपको बता रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। मात्र 1 हफ्ते के अंदर आएगा, ये आप देख लीजिए। हमको विश्वास है, जनता को विश्वास, सरकार पर विश्वास है। 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा। आतंकवादियों को खदेड़ के भगा दिया जाएगा वहाँ से। और वहाँ पे जो वहाँ पे पंडित है, कश्मीर हिंदू है, आज वहाँ की जनता जो है वो भी एकत्र होकर साथ दे रही है। ऐसा नहीं है ये ऐसा क्या प्लान है अनीता जी? अगर ऐसा है तो हम चाहेंगे आप बता भी दें कि 1 हफ्ते में ऐसा क्या प्लान करने वाली है सरकार जो पिछले 2 साल नहीं हो पाया, वो 1 हफ्ते के अंदर आप करके दिखा देंगे। ऐसा क्या है? एक बार अगर आपके पास कुछ इसके बाद, हालांकि देखिए अभी तक शांति थी, मेरी बात, अभी तक शांति थी। अभी इलेक्शन का माहौल आया है, उसमें ये सब कारस्तानी शुरू हो गई है। तो इसलिए हमारे बहुत कहने से परहेज नहीं करेंगे कि विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और ये सब जनता देख रही है, जनता समझ रही है। और विपक्ष में आते तो उनको चिन्हित करके उनको सलाखों के पीछे डालिए, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये कहकर अपने आप का बचाव कर लेना ये भी ठीक नहीं होता है ना अनीता जी? ओके राजपुंज जी कुछ जोड़ रहे हैं, एक बार उनको जोड़ लेता हूँ, उसके बाद नरेश जी आपके पास आ रहा हूँ। राजपुंज जी 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 हेमंत जी, जिस प्रकार से अनीता जी कह रही है कि हफ्ते के अंदर ऐसा हो जाएगा, देखिए ये इस प्रकार से मैं इसका समर्थन नहीं करता। हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और इस प्रकार से नहीं बात करनी, ये कहना चाहिए कि हाँ इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कार्य करेंगे आतंकवाद को समाप्त करने का। क्योंकि देखिए वहां पे आम नागरिक भी हैं, जो लोग हिंदुस्तान के समर्थक भी हैं, लेकिन खुल के बोलते नहीं, क्योंकि नहीं उनको आप देख ही रहे। अगर जरा सा भी आप खुल के, जैसे शफील लोन जी थे जिनको मारा गया अभी 6 तारीख को, तो आप देखिए अगर ऐसे कोई खुल के बोलेगा जो भी वहां पे, उसका यही हश्र होगा। और इस प्रकार से बड़ा मुश्किल है केंद्र के लिए इस प्रकार से कार्य करना। हाँ हमारी आर्मी बिल्कुल वहां पे तटस्थ है और बिल्कुल कार्य करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें उनको काफी नुकसान भी होता है इन्हीं आम नागरिकों को बचाने के लिए। तो हाँ ठीक है, हफ्ते में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस पे अच्छा एक डिसीजन होना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि आम नागरिकों को बचाकर। बिल्कुल, क्योंकि कल ही एक लश्कर के आतंकी को ढेर कर दिया, वो खबर भी हम दिखा रहे हैं, और ऐसा होता है तो उसको दिखाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है अनीता जी। ठीक है, क्योंकि वो करना बड़ा जरूरी है। अगर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और वो अगर हमारे घर पर कब्जा कर लें, हमारी घाटी को खराब करें, अशांति फैलाएं, तो उनको चुन चुन कर निकाल कर उनको मारा जाना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये डर भय का जो जिक्र करना हूं मैं, उससे कैसे निपटेंगे? नरेश जी आपके पास आऊं, संजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, अनीता जी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कोई ऐसा प्लान बना दिया जाए कि सारा डर भय का जो माहौल बना है वो दूर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो शायद घाटी में पिछले बरसों से लगातार अशांति फैली हुई है, लगातार कुछ ना कुछ हरकतें कर चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित हो या फिर वहां पर आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, उससे निपटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजेबल है। इसको कैसे समझे सर? संजीव जी। चलो लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, एक बार फिर संपर्क करेंगे। नरेश जी, जो जिक्र अभी अनीता जी ने भी किया कि 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ निपटा दिया जाए, हालांकि वो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कोई एक प्लान उनके पास है, या फिर चाहे हो सकता है हाई लेवल मीटिंग में कुछ ऐसा प्लान निकलकर सामने आ जाए। लेकिन यहां सवाल यह है कि जो पुनर्वास वाली स्थिति अगर थी नरेश जी, वहां कराने का प्रयास सरकार का था, और सरकार ने यह जिक्र भी किया, खुद अमित शाह ने यह जिक्र किया, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं ने यह जिक्र किया कि अब वापस अपना जाकर आप घर ले सकते हैं और वहां पर माहौल ऐसा होगा जैसा दिल्ली में देखते हैं आप, वही स्थिति कश्मीर में भी होगी। लेकिन वो स्थिति कैसे होगी, कब होगी, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि वहां तो उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है जो 1990 में वहां से नहीं निकल पाए, वहीं पर रह गए, वहीं पर बस गए। बिल्कुल हेमंत जी, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से जो कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में नहीं हो सकती। और जैसे कि अभी मोहतरमा कह रही हैं कि 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा, तो हम भी ये चाहते हैं कि भैया कुछ जादू, कोई ऐसा जादू की छड़ी हो जिससे जो 30-35 सालों में नहीं हो पाया वो 1 हफ्ते में हो जाए। हम भी ये देखना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये बयानबाजी की हमेशा ये हो रही है कि जल्द ही कश्मीरी पंडितों का जो पुनर्वास है वो कर दिया जाएगा, एक कॉलोनीज बना दी जाएंगी। लेकिन जब तक वो स्थानीय स्तर पर जो एक आतंकवाद है, जो एक सिंपैथाइजर हैं स्थानीय स्तर पर कश्मीर घाटी में आतंकवाद के जो सिंपैथाइजर हैं, जब तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो तब तक हेमंत जी कश्मीरी पंडितों का वहां पर पुनर्वास जो है
वो असंभव है। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसे एलिमेंट्स कुछ हैं जो हमारे पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटर कर गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पहचानने की जरूरत है। क्योंकि अगर राजनीतिज्ञ हैं, अगर जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कुछ कहती हैं या आतंकवाद के खिलाफ अगर वो लड़ाई लड़ती हैं, तो उसका एक अलग ही असर होता है हेमंत जी। लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जो जहाँ की स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है, उनकी जो राजनीतिक मंशा है, जहाँ जो सिंपैथाइजर्स हैं आतंकवाद के, जहाँ जो अलगावाद के जो सिंपैथाइजर्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना होगा। अगर जब तक उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उनको आइसोलेट नहीं किया जाता, तब तक जम्मू कश्मीर में जो शांति है वो बहाल नहीं हो सकती। हम पाकिस्तान की बात तो करते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद के जो समर्थक हैं, जब तक उनको सबक नहीं सिखाया जाता, तब तक कोई भी वहां पर जो सेना का जो प्रोसेस है या सेना की जो कार्रवाई है, सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है, वो सफल नहीं हो पाती। दरअसल हमें अपनी सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जो पूरा हमें भरोसा है, लेकिन जो कुछ जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनकी जो कार्रवाई है उसमें अड़ंगा डालते हैं। अगर सेना वहां पर कोई कार्रवाई करती है तो वो कह जाएंगे कि ये जो लोकल लोग थे, अगर किसी जो सेना है, जो पॉलिटिकल सेना अगर किसी का एनकाउंटर करती है, किसी आतंकवादी को मारती है, तो वही जो स्थानीय लोग, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैं सभी कश्मीरी भाइयों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो खड़े हो जाएंगे कि ये तो एक मिलिटेंट नहीं था, ये तो एक इनोसेंट आदमी था, इसका एनकाउंटर कर दिया। तो वो मिलिटेंट होता है, लेकिन उसको इनोसेंट बता दिया जाता है, तो कई सारी संस्थाएं उसके पीछे लगा दी जाती हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन का उस पर आरोप लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जब तक नहीं पहचाना जाता, तब तक कोई भी जो कार्रवाई है वो सफल नहीं हो पाती। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है नरेश जी, मैं आ रहा हूँ। संजीव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, अगर उनको आवाज आ रही है। संजीव जी आवाज आ रही है क्या आपको? जी अभी आ रही है, जी संजीव जी, जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, नरेश जी को भी मैंने कहा, अनीता जी ने हालांकि एक अलग बात कह दी कि एक हफ्ते के अंदर एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा कि वहां पर कश्मीर में सारी घाटी सामने आएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, मैं वही जिक्र जो है आगे बढ़ा रहा हूँ अनीता जी, मैं वही जिक्र आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 साल में नहीं देखा वो एक हफ्ते के अंदर हो सकता है, तो वो क्या रूपरेखा हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्या स्थिति बन सकती है एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें काबू में आ जाएं। क्या लगता है संजीव जी, कोई ऐसी रूपरेखा बने? हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सरकार है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलती है, और जब कभी भी आपने देखा कि 2014 के बाद से जब कभी भी कोई भी जो आतंकवादी घटना हुई है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बार भी जो घटना की गई है इसका भी जवाब दिया जाएगा, ये बात स्पष्ट है। मैं कोई एक हफ्ते का या ऐसा कुछ टाइमलाइन नहीं देना चाहूंगा, और लेकिन यह है कि एक्शन जरूर होगा, और इस बात को लेकर के हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो सारी जो सुरक्षा तंत्र है, लगातार एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार आतंकी हैं उनकी तलाश जारी है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस सरकार के अप्रोच में आतंकवाद को लेकर के बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। यदि आप पिछले सरकारों से वर्तमान जो मोदी सरकार की तुलना करें, तो आतंकवाद के प्रति जहां पिछली सरकारें काफी नरम रवैया अपनाती थी, यहां तक कि 26/11 का मुंबई जैसा हमला हुआ जिसमें कि 166 लोग मारे गए थे, और अंतरराष्ट्रीय जो अमेरिका के और इजराइल जैसे राष्ट्रों के लोग भी मारे गए थे, उसके बाद भी तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि इस सरकार ने, आपने देखा कि चाहे वो उरी का हो, चाहे वो पुलवामा का पूरा घटना रही हो, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर 2 स्ट्राइक्स की गई। उसके साथ साथ भारत का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट संजीव जी, यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आईबी का कोई फेल्योर नजर आता है क्या कि 5 दिन के अंदर 7 नागरिकों को ढेर कर दिया जाए? हमारे घर के अंदर अगर सुपोले हैं तो क्या वो चिन्हित नहीं हो पा रहे, या फिर क्या वजह है? क्या लगता है आपको कि ये स्थिति क्या है? जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है उसे और अधिक सशक्त करना होगा। एक लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं इससे कि जो इस समय सिविलियंस को जो टारगेट किया जा रहा है,
सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। हाँ। उन्हें भी अब इस तरीके का हमें व्यवस्था करनी होगी कि वो आतंकी इस तरह की दुस्साहस को न कर पाए। और दूसरा, जब भी कभी वो सिविलियंस इलाकों में किसी सॉफ्ट टारगेट को हिट करें तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाए, उसका भी प्रत्युत्तर दिया जाए। आप देखेंगे, आपने देखा है कि पिछले सालों में, पिछले 2-3 सालों में जो सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकियों के द्वारा किए गए हमलों में कमी आई है। यदि आप 2019 से 5 अगस्त 2019 के बाद से देखें तो 2019 से 2020 के बीच में इसमें 59% की कमी आई थी और उसके बाद के साल में 32% की कमी थी। लेकिन अब आतंकी जो कि सुरक्षा बलों में हमले नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ी आतंकी घटनाओं को नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए अब वो सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं। उसमें कश्मीरी पंडित को चुन रहे हैं, हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। और जाहिर है कि आतंकियों ने अपनी टैक्टिक्स को थोड़ा बदला है और इस बदली हुई टैक्टिक्स का भी अब माकूल जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, वहाँ के बिल्कुल। अगर उनने कोई प्लान बदला है, उन्होंने अगर कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव उन्होंने अगर लाया है तो उसके लिए भी कोई प्लान हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट तो चल रहा है, लेकिन उस ऑपरेशन ऑल आउट के बीच भी अगर इस तरीके की स्थिति है तो इससे निपटने के लिए दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। राजपुंज जी, क्या एक अलग प्लान होने की आवश्यकता नजर आती है इस वक्त? बिल्कुल हेमंत जी, जिस प्रकार से देखिए केंद्र सरकार वहां कार्य कर रही है और कश्मीरी जो हमारे हिंदू पंडित भाई थे, इनको दोबारा उनको वहां पे स्थापित करने के लिए जो कार्य चल रहे हैं, जो भी स्थापित हुए पड़े थे लगभग 1990 से। तो इनके ऊपर जितने बड़े, देखिए पिछले जो सरकारें थी इन्होंने कोई कार्य नहीं किए इनके लिए, और ये ऐसे स्थिति में इस देश में हमारे रह रहे हैं, मतलब मैं उस बयान ही नहीं कर सकता अपने शब्दों में उस चीज को कि किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, किस किस स्थितियों से ये गुजरे हैं, वो यही जानते हैं। और इनकी पीड़ा बिल्कुल पूरा देश जानता है, इनकी पीड़ा अपने दिल में छिपा के रखा हुआ सबने। और सरकार अगर इनको दोबारा वहां स्थापित करना चाहती है तो पूरा वहां पर एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब भी सरकार यह सब माहौल तैयार करने की कोशिश करती है तो इस प्रकार से जवाब मिलता है, जिस प्रकार से अब मिल रहा है कि एक सिख सिंदर कौर को समाप्त कर दिया, दीपक जी को समाप्त कर दिया, वहां पे एक गोलगप्पे जो बेच रहा था उसको समाप्त कर दिया। बताओ उनका एक मतलब क्या ये मंसूबा यही है कि इनको दोबारा यहाँ सरकार सोचे ना यहाँ लाने की, और ना ही यहाँ पे जो आर्टिकल 370 के बाद आप सोच रहे हो कि आम लोग आके यहाँ पे जमीन ले लेगा। देखिए जमीन लोग फिर भी ले रहे हैं, वो किस तरह से ले रहे हैं वो मैं बताना नहीं चाहता इस समय, लेकिन जमीन वहां जरूर बाहर के लोग आके ले रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जो केंद्र सरकार की तरफ से कार्य किए गए वो सराहनीय है। और इस प्रकार से, लेकिन अगर माहौल रहा तो कोई भी लोग वहां जाना पसंद नहीं करेंगे, ना जाके वो सही तरह से वहां रह पाएंगे। तो इसके लिए माहौल तैयार करना पड़ेगा, एक अच्छी सिक्योरिटी वहां देनी पड़ेगी केंद्र सरकार की तरफ से, जिस तरह से अभी अजीत डोभाल जी और गृह मंत्री जी की मीटिंग चल रही है, जिसमें और बड़े बड़े आर्मी के हमारे और पुलिस के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं उस मीटिंग के अंदर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जो भी नियम उठाए, कानून के तहत जो भी वहां पर करा जाएगा, मुझे लगता है कि उससे काफी कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए और हमारे हिंदू और सिख भाइयों के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए, और आगे जो होगा सराहनीय होना चाहिए कोई ना कोई कदम जो सरकार उठाएगी। ओके अनीता जी, कोई एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी स्ट्रेटेजी इस वक्त इस मीटिंग के जरिए, चाहे वो खुद अमित शाह कश्मीर पहुंचे, जैसे कि जिक्र किया राजपुंज जी ने भी, 20 से 25 तारीख के बीच में, तारीख हालांकि अभी निर्धारित हुई नहीं है लेकिन वो पहुंचेंगे, और उस कहीं ना कहीं एक बड़ा एक प्लान देखने की आवश्यकता नजर आ रही है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि लोकल लेवल पर अगर ये स्थितियां बनी है, सिविलियंस पर अटैक करने का, सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश अगर आतंकी कर रहे हैं तो बड़ी समस्या है। हेमंत जी, सरकार पे जनता को और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि उनको जवाब दिया जाएगा, और आतंकवादी ढेर किए भी जा रहे हैं, आतंकवादी मारे भी गए हैं और अभी आतंकवादी और मारे भी जाएंगे। ये जो सरकार, आप देखिए हमने अभी तक जब उन्होंने हम पे अटैक किया, हमने उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको जवाब भी दिया है। और कश्मीर में हम खामोश नहीं बैठेंगे, ये जनता को पूरा भरोसा है, मजबूत सरकार है, मोदी सरकार है, और यहाँ ईद का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, क्योंकि हमारा शुरू से कहते हैं कि हमें कोई छेड़े नहीं और छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी सरकार निर्देश पहले भी कहती थी, आज भी कहती है, और इस चीज को जनता पूरा भरोसा है। आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी सामने दिखेगा। कश्मीर पहले जैसे 17 हटने के बाद शांति रही, वैसे शांति रहेगी। ये अभी जो चुनाव के माहौल पे जो माहौल इकट्ठा हो रहा है, ये उसको शांत करने की बात है। ये तुरंत शांत ये भी होगा, आप निश्चित जानिए, जनता को पूरा भरोसा है सरकार पे। ठीक है नरेश जी, पूरा भरोसा करना ही पड़ेगा और कोई चारा नजर आता नहीं 370 हटने के बाद तो, लेकिन कोई एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता भी यहाँ पर है, क्योंकि सिविलियन सॉफ्ट टारगेट जो है
वो इस वक्त है, और माहौल अगर ज्यादा बिगड़ा तो फिर काबू में नहीं रहेंगी स्थितियां। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, सरकार को अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो स्थिति है 1990 की फिर से वो ना दोहराई जाए। हाँ। और जो प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की जो पुनर्वास का, उसे सही तरीके से जो चलाया जाए, और जो लोकल लेवल पर जो माहौल है उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की जाए, और वहां पर शांति स्थापित हो, आतंकवाद के खिलाफ जो ठोस कार्रवाई है वो हो, और ऐसी नीति बनाई जाए सरकार की तरफ से कि वहां का जो कश्मीरी है, जो घाटी से बाहर जा चुका है, वो बेखौफ होकर पहले की तरह वहां पर रह सके। ऐसा ना हो कि उसके लिए एक अलग से कॉलोनी बता दी जाए और वो उसी कॉलोनी में जाकर सिमट जाए। हाँ। एक चंद घरों का एक मोहल्ले में जाकर ही सिमट जाए, वो वहां पर खुली हवा में जाकर सांस ले सके जैसा कि पहले होता था। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ठोस ऐसा किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे ठोस नतीजे सामने आने चाहिए, कोई ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो शांति वाला हो। क्योंकि 370 हटने के बाद आपने स्थितियों को वहां बारीकी से देखा होगा, आप लगातार वहां पर हैं, कश्मीर के एक्टिविस्ट के तौर पर आप बने हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो बदलाव 370 के बाद की स्थितियां नजर वहां पर आती हैं, तो कोई विशेष वर्ग वहां पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया और उसके बाद स्थितियां ऐसी हो गई कि उस माहौल को बिगाड़ने की दिशा में कुछ लोग सामने आ गए? क्या ये स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, आर्टिकल 370 जब से हटाया गया तब एक बदलाव जम्मू कश्मीर में देखा गया। हाँ। ये बात मुझे कहने में कोई भी मैं खुलकर इस बात को कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव देखा गया। दरअसल पहले आतंकवादियों की एक काल पर 2-2 महीने 3-3 महीने लगातार हड़ताल होती थी, बंद का आह्वान कर दिया जाता था, जुम्मे की नमाज के बाद खुलेआम उपद्रव मचाया जाता था, उस पर अंकुश लगा है, जिसकी वजह से जो अलगाववाद है, जो आतंकवाद है, उनको अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वो छटपटा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो रेलिवेंस है वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए वो अपना जो फेक रेलिवेंस बनाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और एक जो बदलाव जो पिछले कुछ समय से जो देखा गया था, वो बदलाव जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ये हम इस बात की उम्मीद करते हैं। और जो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम चीज है नरेश जी, जो पड़ोसी मुल्क, जो दुश्मन मुल्क है हमारा, वहां से जो गलत तरीके से फंडिंग होती है, इन लोगों को हथियार सप्लाई करवाए जाते हैं, जो उनको मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे काम होते हैं सीमावर्ती इलाकों में, घाटी में खासकर, उस पर कहीं कोई और बदलाव नजर आता है क्या? क्या वहां पर कुछ बैरिकेड्स लगे हैं, कुछ ब्रेक वहां पर लगा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात की जो पड़ोसी, जो पाकिस्तान से जो टेरर फंडिंग की जाती है। हाँ। तो मैं आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय में कई जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने कई स्थानों पर छापे मारे हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी हैं जो टेरर फंडिंग के मामले में अभी हिरासत में है। पीडीपी की मैं बात करता हूं कि उनके एक यूथ लीडर है पारा करके, सॉरी मैं पूरा नाम उनका भूल गया, वो टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए। तो जब सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है टेरर फंडिंग के मामले में, तो तब वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके जो नेता हैं जो टेरर फंडिंग के मामले में जो शामिल हैं, वो अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करते हैं। देखिए, हम तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम राजनीति कर रहे थे और हमें टेरर फंडिंग के मामले में जो हिरासत में लेकर इन्होंने अंदर जेल में अंदर कैद कर दिया है। तो ऐसी जो दोहरे मापदंड है वो नहीं होने चाहिए। अगर सरकार की तरफ से टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई की जाती है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें भारत का जो कानून है उसके तहत उनको जेल में डालना चाहिए। जो टेरर फंडिंग या टेरर जो आतंकवाद से रिलेटेड जो गतिविधि हैं उनका जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, खुलकर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी कमेंट सभी से मैं ले लेता हूं। संजीव जी, आप ही के पास सबसे पहले, जैसे कि जिक्र आपने किया कि इस मीटिंग के बाद, इस हाई लेवल मीटिंग के बाद और अमित शाह के वहां पहुंचने के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये स्थितियां हैं कि अब ये मान लिया जाए कि अब आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी कि 5 दिन में 7 नागरिकों को ढेर कर दिया जाए, मार दिया जाए? देखिए, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ। इसके लिए जो अभियान है वो चल रहा है और ये जवाब दिया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन आतंकियों को और उनके आकाओं को ये मैसेज दिया जाना बहुत जरूरी है कि जब कभी भी वो इस तरह की कोई हिमाकत करेंगे तो उसका उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दूसरा, ये जो सिविलियन जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जब कभी भी ऐसी घटनाएं हो
कि जिसमें कि टारगेटेड किलिंग की जाए, तो उसको भी रिस्पॉन्ड करना होगा। उसे भी हम कहीं से भी उसको जाने नहीं दे सकते। जो सिविलियन सॉफ्ट टारगेट्स को जो अगर ये हिट कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हमें इस तरह की घटनाओं को भी रिस्पॉन्ड करना होगा। तीसरा, हमें अपने इंटेलिजेंस के नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाना होगा। सिविलियन एरियाज में, स्कूलों में जो वहाँ के जो धार्मिक जो वो स्थल हैं, वहाँ पर भी जो वहाँ के जो प्रमुख प्रतिष्ठान हैं, जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके भी सुरक्षा को भी बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि हर तरीके के प्रयास को किए जाने की आवश्यकता है ताकि आतंकियों को एक कड़ा मैसेज दिया जा सके। ओके, बिल्कुल। राजपुंज जी, आखिरी कमेंट आपसे भी। जी, मैं हेमंत जी यही कहना चाहूंगा कि ये इसको रोकने का मैं एक तरीका जो सुझाव है वो सरकार उस पे अमल जरूर करे। वो ये है कि हर कश्मीरी के दिल में तिरंगा होना चाहिए। उसके अंदर जो नेगेटिव पब्लिसिटी सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति जो वहां फैलाई जाती है कि इंडिया गो बैक और इस प्रकार से कई स्लोगन वहां पे दीवारों पे लिखे जाते हैं कश्मीर के अंदर, तो वो जो नेगेटिव पब्लिसिटी है उसको समाप्त किया जाए ताकि हर कश्मीरी के दिल में भारत सरकार के प्रति कैंपेनिंग होनी चाहिए, एक भावना रहे। जी, कैंपेनिंग होनी चाहिए। सुचारू कदम मैं समझ सकता हूं कि इसके लिए होगा। ठीक है। अनीता जी, कैंपेनिंग होनी चाहिए जैसे कि राजपुंज ने भी कहा, और क्योंकि वहां पर यूथ भी हैं, उनको और ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार मिल सके या फिर आर्मी में उनको शामिल करने की दिशा में कई कदम भी उठाए गए, और इसको बेहतर करने के लिए जैसे सिविलियंस के ऊपर जो ये लगातार स्थितियां बनी हैं उसको से निपटने के लिए और कदम सरकार के। बिल्कुल, और सारे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जनता जो है सरकार के साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहाँ की जनता सरकार का पूरा साथ दे रही है, सरकार जनता के लिए काम कर रही है, और वहाँ की जनता एकजुट होकर इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेचारा आप देखिए सड़कों पे बराबर जुलूस भी इनके निकल रहा है, आतंकवादियों के खिलाफ निकल रहा है, पूरे सुबह एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। और सरकार ने भी वहाँ पे जनता के लिए सारे काम किए, योजनाएं सारी जितनी भी वो वहाँ तक पहुँचाई, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, वो आत्मनिर्भर कश्मीर बनाने, आत्मनिर्भर श्रीनगर बनाने के प्रयास में है। और मुझे लग रहा है पूरी बहुत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और जनता का सहयोग रहेगा और जनता का साथ रहेगा तो सरकार जो मुंह तोड़ जवाब देगी। ये हमें पूरा ऐसा है कि सरकार मजबूत सरकार है, ये सरकार किसी तरीके से शांत नहीं बैठेगी अगर आतंकवादियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। ठीक है अनीता जी, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। अनीता जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राजपुंज जी आपका शुक्रिया। नरेश जी आपका शुक्रिया। तमाम जानकारी कश्मीर को लेकर जो स्थिति बनी है वो हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी। कुल मिलाकर अगर समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि लगातार कई बैठकें हुई हैं, कई मरतबा बैठकें जो है वो चल भी रही हैं। हाई लेवल मीटिंग इस वक्त दिल्ली में जारी है। खुद मनोज सिन्हा इनको दिल्ली तलब किया गया और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अचानक 1990 के बाद जैसे हालात क्यों वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सब कुछ स्थितियां कंट्रोल में कर रखी हैं 370 हटने के बाद। यही वजह है कि अब ऐसा पहली बार होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे और हालात का जायजा उनकी ओर से लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस स्थिति से निपटने के लिए क्या वो प्लान है, जो बैठक आज चल रही है, कुछ देर में सारी चीजें स्पष्ट होती नजर आएंगी। जैसा कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा जवाब, एक माकूल जवाब वहां पर सिविलियंस को जो सॉफ्ट टारगेट पे रखा जा रहा है उनको लेकर प्लान बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है और उस पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ आज की बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र का नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।